नमस्कार सभी को। वेलकम टू सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल। सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा स्टैटिक जीके का तीसरा दिन है। आज हम पढ़ेंगे यूपी के फ्रीडम मूवमेंट और कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन बड़ी कंसेप्चुअल तरीके से और एक्सप्लेन करके हर क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। हर क्वेश्चन से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको यहाँ पे करेंगे, जैसे हमने पहली क्लासों में किया है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन ये होने वाला है, बड़ा ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। सेशन में बने रहिए, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, क्या पता वो क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन दिला दे। ठीक है, बड़े ही इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे इस सेशन में मैं लेके आया हूं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में मेरठ विद्रोह कब हुआ? कब हुआ मतलब उसकी तिथि पूछी है भाई, किस तारीख को हुआ था? तो 10 मई, 15 अगस्त, 1 जनवरी, 5 जून। तो देखिए, ये जो मेरठ का विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति में, ये हुआ था 10 मई 1857 को। ठीक है, तो इस दिन हुआ क्या था, इसका इतिहास क्या था वो जानेंगे। जैसे कि कल भी मैंने बताया था, इस दिन हुआ क्या था कि जो भी भारतीय सैनिक थे मेरठ कैंट में, मेरठ कैंटोनमेंट में जो भी भारतीय सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह का ऐलान कर दिया और विद्रोह कर दिया 10 मई 1857 को। किस लिए विद्रोह किया, इसका कारण क्या था? विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह का कारण क्या था? जो इसका मुख्य कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस। क्या था? चर्बी वाले कारतूस। देखिए, जो इसको बोलते हैं तत्कालिक कारण, उस वक्त का कारण विद्रोह का। तो हुआ क्या था, एनफील्ड नामक जो राइफल थी, एनफील्ड नामक जो राइफल थी, उनमें यूज होने वाले जो कारतूस थे वो थे चर्बी वाले कारतूस। क्या थे? चर्बी वाले कारतूस। अब ये किसकी चर्बी से बनाए जाते थे? ठीक है, तो कथित तौर पे अगर बात करें, कथित तौर पे अगर बात करें तो ये माना जाता था कि ये जो कारतूस हैं ये गाय और सूअर की चर्बी से बनाए जाते हैं, और इन कारतूसों को राइफल में यूज करने के लिए मुंह से छीलना पड़ता था। इसीलिए जो भी सैनिक थे, चाहे वो हिंदू सैनिक और मुसलमान सैनिक थे, उनको इस चीज से बहुत ही नेगेटिव चीज उनको फील होती थी, और इसी को लेके उन्होंने विद्रोह यहां पे शुरू किया था। ठीक है भाई, तो ये था इसका तात्कालिक कारण। अब इसमें जो एक नारा दिया गया था, जो नारा था कल भी मैंने बताया था, वो क्या था? दिल्ली चलो। क्या नारा था? दिल्ली चलो का नारा इसमें दिया गया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इससे उठता है कि भाई 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो देखिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कैनिंग जो था, लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय पे भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, पेपर में पूछा जा सकता है, आप इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे बनता है वो ये भी बन सकता है कि भाई जो ये विद्रोह हुआ था, इसका जो सबसे पहला शहीद वो किसे माना जाता है? सबसे पहले जो शहीद हुआ था इस विद्रोह के बाद वो कौन था? तो देखिए, वो था मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। हालांकि मंगल पांडे को क्यों मानते हैं? क्योंकि मंगल पांडे जो थे वो तो पहले ही शहीद हो गए थे। देखिए, ये जो विद्रोह था ये शुरू हुआ था 10 मई 1857 को, लेकिन जो मंगल पांडे थे, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को ही यहां पे फांसी दे दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को क्यों दी गई थी? क्योंकि इन्होंने उससे पहले 29 मार्च 1857 को इन्होंने विद्रोह किया था बैरकपुर छावनी में। सबसे पहले इन्होंने विद्रोह किया था बैरकपुर छावनी में
कब किया था भाइयों? 29 मार्च 1857 को इन्होंने विद्रोह किया और इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई मंगल पांडे को। और बोला गया कि भाई इस क्रांति के 1857 की क्रांति के, क्योंकि हुआ तो ये 1857 में ही था, तो 1857 की क्रांति के जो पहले शहीद हैं, पहले जो शहीद है उसका दर्जा मंगल पांडे को यहां पे प्राप्त हुआ। ठीक है भाइयों, नेक्स्ट चलते हैं, इसी से जुड़े क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे मैं कराने जा रहा हूं। जो मेरठ की क्रांति है, देखिए मेरठ की क्रांति 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहां पे प्ले करती है और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इससे यहां पे बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि भाई मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व जो था वो किसने किया था? तो अगर स्थानीय तौर पे बात करूं तो धन सिंह कोतवाल जी थे। धन सिंह कोतवाल, ध्यान रखना नाम, धन सिंह कोतवाल और कदम सिंह। धन सिंह कोतवाल और कदम सिंह, इन्होंने क्या किया था? मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये दो नाम आप याद रखेंगे कि वे मेरठ में जो विद्रोह था उसका नेतृत्व स्थानीय तौर पे किसने किया? तो स्थानीय तौर पे उनका नेतृत्व धन सिंह कोतवाल और कदम सिंह ने किया था। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन और उठता है कि भाई जब सैनिकों ने विद्रोह किया 1857 में, 10 मई 1857 को जब सैनिकों ने मेरठ कैंट में विद्रोह किया तो उसके बाद एक नारा दिया गया। ये मैंने अभी आपको बताया, नारा दिया गया। नारा दिया गया कि दिल्ली चलो। क्या नारा दिया गया? दिल्ली चलो। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा यहां पे दिया गया। तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया गया उसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि मेरठ के जितने भी सैनिक थे उन्होंने बोला कि भाई यहां से कहां चलो? दिल्ली चलो। मेरठ से कहां चलो? दिल्ली चलो। और दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने बहादुर शाह जफर जो दिल्ली के सुल्तान थे उनको अपना भारत का सम्राट घोषित कर दिया। क्या कर दिया? भारत का सम्राट घोषित कर दिया। किसने भाइयों? सैनिकों ने। जो विद्रोही हमारे सैनिक थे भारत के, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, उन्होंने 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू किया। उसमें नारा दिया दिल्ली चलो और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट यहां पे घोषित कर दिया। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं, देखिए जो ये 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था ये अलग अलग केंद्रों पे यहां पे अलग अलग लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था। जैसे कि बात करूं झांसी, तो झांसी में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सभी को पता है, झांसी की रानी ने किया था। किसने किया था? झांसी की रानी ने। अब झांसी की रानी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करेंगे हम, इनके जीवन चरित्र पे भी थोड़ा नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम देख लेते हैं कि कानपुर में 1857 की जो क्रांति थी इसका नेतृत्व कौन करता है? नाना साहेब। कौन करता है? नाना साहेब। क्लियर है भाइयों? उसके बाद लखनऊ में इसका जो कमान संभालती हैं वो हैं बेगम हजरत महल। उसके बाद बात करते हैं बिहार में कुंवर सिंह ने 1857 की नेतृत्व किया। स्वतंत्रता संग्राम का बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने।
ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो देखिए 1857 की जो क्रांति थी, जो ये 1857 की क्रांति थी, हम इसको बोलते हैं भारत का, इसको बोलते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यही बोलते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो 1857 की क्रांति के को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की उपाधि किसने दी? मतलब पहले इसको बोलते थे 1857 की क्रांति, पर इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया? तो वो दिया वीडी सावरकर जी ने। किसने दिया? वीडी सावरकर जी ने। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अगर वीडी सावरकर का पूरा नाम बताऊं तो विनायक दामोदर सावरकर। क्या नाम था? विनायक दामोदर सावरकर। इनका जो नाम है वो वीडी सावरकर ही आपको मिलेगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया? वीडी सावरकर साहब ने दिया था। क्लियर है भाई? यहां तक कोई डाउट है? मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। सारे जो क्वेश्चन है बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कराएं यहां पे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से मानी जाती है? बताइए भाई, अभी कराया है। 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो कहां से मानी जाती है? बताइए। वो मानी जाती है मेरठ से। कहां से मानी जाती है? मेरठ से। क्योंकि 10 मई 1857 को मेरठ में पहले भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया। उसका तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। जो एनफील्ड राइफल में कारतूस प्रयोग होते थे वो चर्बी वाले होते थे। ठीक है, इसलिए सैनिकों ने इसका विद्रोह किया, नारा दिया दिल्ली चलो। दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर को अपना भारत का सम्राट घोषित कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अभी मैंने आपको कराया है। 1857 की क्रांति में कानपुर का जो नेतृत्व है वो करते हैं नाना साहब। कौन करते हैं? नाना साहब। ठीक है, तो अब नाना साहब से जुड़े हुए 2-3 क्वेश्चन है जो मैं आपको यहां पे करा देता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक तो आपको ये चीज याद रखनी है कि 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व करने वाले नाना साहब थे। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि नाना साहब को दूसरे किस नाम से पुकारते थे? तो वो पुकारते थे धोतू पंथ। क्या पुकारते थे? धोतू पंथ। पंथ नहीं, पंथ। धोतू पंथ। ठीक है भाइयों, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा बनता है, जो नाना साहब थे ना, ये पेशवा बाजीराव जो द्वितीय थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे, इनके दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र समझते हो? गोद लिए हुए पुत्र थे इनके। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। क्लियर है? तीसरा कि भाई नाना साहब का जो सैन्य कमांडर था, नाना साहब का जो सैन्य कमांडर था वो कौन था? तो इसके बारे में सभी जानते हैं, कौन था? तात्या टोपे। तात्या टोपे। ठीक है भाइयों, अब कानपुर में जो ये विद्रोह शुरू हुआ, ये कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपका 5 जून 1857 को। कब शुरू हुआ था? 5 जून 1857 को। तो देखिए, इनको नाना साहब को किस नाम से पुकारते थे? धोतू पंथ।
नाना साहब कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इनका जो सैन्य कमांडर था कौन था? तात्या टोपे था। और जो 1857 की क्रांति थी वो कानपुर में कब शुरू हुई थी? 5 जून 1857 में ये विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है भाइयों, चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। लखनऊ में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अब देखिए, लखनऊ में अभी मैंने आपको कराया था सेकंड क्वेश्चन में कि लखनऊ में 1857 विद्रोह का नेतृत्व कराने वाला कौन था? बेगम हजरत महल। क्लियर है भाई साहब? अब देखिए, इनसे जुड़ा एक क्वेश्चन जो आता है, इनको अवध की बेगम के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है? अवध की बेगम। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि अवध की बेगम के नाम से किसको जाना जाता है, तो आंसर सही लगा के आ जाना भाई साहब, बेगम हजरत महल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से था? तो देखिए, अब भाई क्लियरली यहां पे लिखा हुआ है झांसी की रानी। क्या लिखा हुआ है? झांसी की रानी। तो संबंध किससे होगा? झांसी से ही होगा, क्योंकि ये कहां की रानी थी? झांसी की रानी थी। तो अभी यहां पे हम जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, झांसी की रानी, इनके जीवन चरित्र के बारे में कुछ प्रकाश डाल लेते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर में बनते हैं सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहला अगर इनके जन्म की बात करूं, तो इनका जो जन्म होता है वो होता है 19 नवंबर 1828 को। कब होता है? 19 नवंबर 1828 को। कहां पे होता है? वाराणसी में होता है। कहां पे होता है? वाराणसी में होता है, काशी में। क्लियर है? यहां पे इनका जन्म होता है। तो इनके जो बचपन का नाम था वो झांसी की रानी नहीं था। झांसी की रानी नाम तो इनका शादी के बाद पड़ा। बचपन का नाम इनका क्या था, कोई बता सकता है? कोई बात नहीं, हम बताएंगे। इनके जो बचपन का नाम था वो था मणि कर्णिका तांबे। क्या नाम था? मणिकर्णिका तांबे। इनके बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका तांबे। लेकिन प्यार से इनको मनु नाम से बुलाते थे। किस नाम से बुलाते थे? मनु नाम से। ये क्या था? इनके प्यार का नाम था। जैसे हम अपने बच्चों को बुलाते हैं ना प्यार के नाम से, ऐसे ही इनके प्यार का नाम क्या था? मनु। इनके पापा मम्मी इनको मनु के नाम से पुकारते थे। ठीक है भाई साहब। अब हुआ क्या, जब इनकी शादी हुई, तो इनकी शादी होती है झांसी के महाराज से, जिनका नाम था गंगाधर राव। क्या नाम था? गंगाधर राव। गंगाधर राव जो झांसी के जो महाराज थे, उनसे इनका विवाह हो जाता है। यहां पे क्या हो जाता है दोस्तों? विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है। ठीक है, और शादी के बाद गंगाधर राव इनको लक्ष्मीबाई के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से पुकारते हैं? लक्ष्मीबाई से। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि ये महाराज थे। तो लक्ष्मीबाई क्या हुई? रानी हुई। तो इनको रानी लक्ष्मीबाई के नाम से यहां पे पुकारा जाने लगा। भाइयों, समझ में आ रहा है खेल? ठीक है, तो ये बन गई विवाह के बाद रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, उसके बाद जो इन्होंने, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उस वजह से इनका नाम रखा गया झांसी की रानी। उसी वजह से इनको बोला जाता है झांसी की रानी।
ठीक है भाइयों, क्लियर है यहां तक? चलिए अभी देखते हैं। देखिए हुआ क्या था कि रानी लक्ष्मीबाई से एक पुत्र हुआ था, इनका पुत्र हुए थे, उनकी हो जाती है मृत्यु। मृत्यु होने के बाद ये एक पुत्र गोद ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? गोद ले लेते हैं, और उनका नाम रखते हैं दामोदर राव। क्या रखते हैं? दामोदर राव। ये आपको याद रखना है, रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? दामोदर राव। क्लियर है? अब होता क्या है, देखिए अंग्रेजों ने हड़प नीति अपनाई यहां पे। जब ये विद्रोह चल रहा था 1857 का, तब अंग्रेजों ने उस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने क्या था? हड़प नीति अपनाई। हड़प नीति यहां पे उन्होंने अपनाई, और हड़प नीति के तहत उन्होंने, जब अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को, किसको? दामोदर राव को, जो ये दामोदर राव थे इनके जो दत्तक पुत्र थे, अंग्रेजों ने इनको झांसी का जो उत्तराधिकारी था वो मानने से मना कर दिया। क्या कर दिया? कि भाई दामोदर राव जो है वो झांसी के उत्तराधिकारी नहीं है, और झांसी को ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसमें मिलाने की इन्होंने कोशिश की अंग्रेजों ने। तो इन्होंने बोला भाई यहां पे जो दामोदर राव है ये झांसी का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, झांसी पे कब्जा हमारा रहेगा और ब्रिटिश साम्राज्य यहां पे चलेगा। इसी के विरोध में रानी लक्ष्मीबाई ने, इसी के विरोध में रानी लक्ष्मीबाई ने एक नारा दिया। इस नारे को याद रखना दोस्तों। क्या नारा दिया? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ठीक है भाइयों, ये नारा किसने दिया? रानी लक्ष्मीबाई ने। जब अंग्रेजों ने बोला कि भाई दामोदर राव को हम झांसी का उत्तराधिकारी नहीं मानते, तो और झांसी को अंग्रेजी शासन में मिला दो, तो रानी लक्ष्मीबाई ने बोला मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और 1857 में ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तांत्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर तक कब्जा कर लिया था भाई साहब। ठीक है, तो यहां ये झांसी की रानी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। इनका जन्म होता है 19 नवंबर 1828 को, वाराणसी काशी में इनका जन्म होता है। बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे होता है, सभी इनको मनु के नाम से पुकारते हैं। इनकी जो शादी होती है, शादी हो जाती है मणिकर्णिका तांबे जी की, झांसी के जो महाराज थे गंगाधर राव, उनसे इनकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, और विवाह के बाद ये बन जाती हैं रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बनने के बाद इनके पुत्र की जो मौत हो जाती है, तो ये अपना एक पुत्र गोद लेती हैं जिनका नाम होता है दामोदर राव। और दामोदर राव को जब ये उत्तराधिकारी बनाती हैं, तो उस समय पे लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के तहत बोलते हैं कि ये झांसी के उत्तराधिकारी नहीं है, झांसी पे जो कब्जा होगा वो अंग्रेजों का होगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक नारा देती हैं कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ यहां पे शुरू कर देती हैं। क्लियर है भाई साहब? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मंगल पांडे का संबंध किस स्थान से था। तो देखिए बताइए मंगल पांडे का संबंध किस स्थान से था? बलिया दिख रहा है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन ए में ही है। तो मंगल पांडे का जो संबंध था वो कहां से था? बलिया से था। कहां से था? बलिया से था। देखिए मंगल पांडे का जो जन्म होता है वो बलिया में ही होता है। मंगल पांडे बलिया में इनका जन्म होता है, लेकिन होता क्या है 29 मार्च, अब हम इनकी बात कर लेते हैं।
29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को ये बैरकपुर में, जो बैरकपुर थी, बैरकपुर में चर्बी से बने हुए कारतूसों का विद्रोह यहां पे कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उनका विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, यहां पे वो विद्रोह कर देते हैं और ब्रिटिश जो अंग्रेजों के जो अधिकारी थे उन पे गोलियां चला देते हैं। अंग्रेजों के अधिकारियों पे, अंग्रेजों के जो ऑफिसर होते थे उन पे ये क्या कर देते हैं? गोलियां चला देते हैं। और इसी को देखते हुए 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है भाई साहब, बैरकपुर में ही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। कहां दी गई थी? बैरकपुर में दी गई थी। ठीक है, किस लिए दी गई थी? क्योंकि 29 मार्च 1857 को इन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चला दी थी। यहां तक क्लियर है भाइयों? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, इसीलिए इनको 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद या पहला शहीद की ख्याति प्राप्त है। सबसे पहले शहीद कौन थे? मंगल पांडे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलाहाबाद प्रयागराज में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए, जो इलाहाबाद है जिसका नाम अब प्रयागराज योगी जी ने कर दिया है, इसमें 1857 का नेतृत्व करने वाले थे मौलवी लियाकत अली। कौन थे भाई साहब? मौलवी लियाकत अली। अब जो ये मौलवी लियाकत अली थे, ये एक टीचर थे। कौन थे? एक बड़े ही सभ्य और साधारण टीचर हुआ करते थे। ठीक है, और इन्होंने इलाहाबाद के खुसरोबाग को, किसको? खुसरोबाग को अपना मुख्यालय बना दिया था। क्या बनाया था? मुख्यालय बनाया था। और इन्होंने ही 1857 की क्रांति का यहां पे नेतृत्व किया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? भाई देखो, 1857 की जो क्रांति थी उसके बहुत सारे कारण थे। ठीक है, लेकिन आप सोचोगे कि कारतूस विवाद था। कारतूस विवाद तो था ही, उससे हटके भी बहुत सारे कारण थे। सबसे प्रमुख जो कारण जो माना जाता है वो तो यही था, तात्कालिक कारण। अगर हम बोलें तात्कालिक कारण क्या था, तो तात्कालिक कारण तो यही था, चर्बी वाले कारतूस थे। लेकिन इनसे हटके और भी बहुत कारण थे, जैसे आर्थिक शोषण यहां पे भारतीयों का हो रहा था, धार्मिक हस्तक्षेप भी यहां पे अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के जो प्रमुख कारण थे वो ये तीनों थे। ठीक है, सबसे बात करूं पहले तात्कालिक कारण की, जो कारतूस विवाद था, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये एनफील्ड राइफल्स में जो कारतूस जो यूज होते थे वो माना जाता है कथित तौर पे कि गाय और सुअर की चर्बी से यहां पे वो बनाए जाते थे। तो सैनिकों को जब ये कारतूस उसमें राइफल में लगाने होते थे तो इनको मुंह से छीलना होता था। किससे? मुंह से छीलना होता था। ठीक है, जिसको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बहुत अपवित्र मानते थे। ठीक है, भाई हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस चीज को बड़ा ही अपवित्र यहां पे मानते थे। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका तात्कालिक कारण। अब आर्थिक कारण की बात करें तो अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने बहुत सारी एक राजस्व यहां पे नीतियां भारतीयों पे लगा दी थी, जैसे स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, और बहुत सारे कर यहां पे किसानों पे लगा दिए थे। तो इनको देखते हुए आर्थिक
शोषण भी यहाँ पे भारतीयों का हो रहा था। धार्मिक उसकी बात करूं तो अंग्रेजों ने क्या किया था, ईसाई धर्म का प्रचार, सती प्रथा पे रोक और विधवा विवाह जो थे, जो ये सुधार थे, इनको भारतीयों ने अपने धर्म और परंपराओं में इन्होंने क्या है, हस्तक्षेप हम अपना इसमें समझने लगे, तो ये धार्मिक हस्तक्षेप भी इसमें होने लगा। क्लियर है भाइयों? यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में पूरा आपको एक्सप्लेन किया था, इस क्लास में भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा, घबराने की बात नहीं है। काकोरी कांड से जुड़े हुए सारे क्वेश्चनों को यहां पे हम अभी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ? तो देखिए, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जैसा मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, अब ये हुआ क्यों था, किसने किया था, कब हुआ था, कहां पे हुआ था, ये सारी चीजों के बारे में यहां पे बात करेंगे। देखिए, इसको जो काकोरी कांड को जो किया था, वो किया था एचआरए ने। अब एचआरए कौन था? ये थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के यहां पे जो बंदे थे, उन्होंने इसको अंजाम दिया था काकोरी कांड को। ठीक है, बाद में इसका काकोरी कांड का जो नाम है वो बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन भी कर दिया गया था, काकोरी ट्रेन एक्शन। क्योंकि जो कांड है ना, ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए योगी जी ने इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। अब इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी। ये हुआ कहां था, ये हुआ कहां पे था? तो ये काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर। अब काकोरी नामक जो रेलवे स्टेशन है वो कहां पे है? वो है भाई साहब लखनऊ में। कहां है? आपके लखनऊ में ये है, काकोरी रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो यहां पे हुआ था। ठीक है, इसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने इसको अंजाम दिया था। इसमें जो मुख्य क्रांतिकारी थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, कल भी मैंने आपको ये करवाया था, राम प्रसाद बिस्मिल। उसके बाद कौन थे? अशफाकुल्ला खां। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद। राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह। ये इसके मुख्य क्रांतिकारी थे। ये मुख्य क्रांतिकारी थे भाई साहब। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था? अब देखिए, कोई भी चीज होती है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो उसका उद्देश्य था, जो इन्होंने ये कांड किया था, इसका उद्देश्य था कि जो अंग्रेजी सरकार है उससे हम खजाना लूटें, और जो हमें पैसे मिले उस खजाने से, उनसे हम हथियार खरीद कर देश की आजादी की लड़ाई के लिए उनको प्रयोग कर सकें। क्या कर सके? प्रयोग कर सके। समझ में आया? इनका जो उद्देश्य था, जो ये काकोरी कांड हुआ, इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि अंग्रेजों से पैसा लूटा जा सके, खजाना लूटा जा सके, उस खजाने से जो पैसे मिले उनसे हथियार खरीदे जा सके और उनको आजादी की लड़ाई में यहां पर प्रयोग किया जा सके। ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, अब इस घटना के बाद हुआ क्या कि क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई और इनको गिरफ्तार करके
19 दिसंबर 1927 को इनको अलग अलग जगह पे फांसी दे दी गई। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जो थे वो इनको नहीं मिले, वो आजाद रहे, बाकी सभी को अंग्रेजों के द्वारा 19 दिसंबर 1927 को यहाँ पे फांसी दे दी गई। जो राम प्रसाद बिस्मिल थे इनको गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में, ठाकुर रोशन सिंह को इनको इलाहाबाद में, और राजेंद्र लहड़ी को इनको 19 दिसंबर को ना, इनको 17 दिसंबर को 2 दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी गोंडा जेल में। ठीक है भाई साहब। जो चंद्रशेखर आजाद थे ये अपना अंग्रेजों से भाग निकले थे और पुलिस के हाथ कभी ये चढ़े ही नहीं, इसीलिए इनका नाम जो बोलते हैं कि भैया इनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। क्लियर है। अब काकोरी कांड का जो संबंध है वो किस जिले से है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बताया है कहां से है, लखनऊ से है। काकोरी रेलवे स्टेशन पे हुआ था और काकोरी कहां पे है, लखनऊ में है। एक चीज मैं बतानी आपको भूल गया कि जो ये इसका नाम बदला था मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ जी ने 2021 में इसका नाम यहाँ पे बदला था और कर दिया था काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या कर दिया था भाइयों? काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, काकोरी कांड के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? अभी बताया है राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, अशफाकुल्ला खान थे, राजेंद्र लहड़ी थे, चंद्रशेखर आजाद थे, ठाकुर रोशन सिंह थे। ये सभी इसके प्रमुख क्रांतिकारी थे। ठीक है भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म किस जिले में हुआ था? तो भाई साहब ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में इनका जन्म होता है, राम प्रसाद बिस्मिल जी का। ठीक है, ये अब इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पे इकट्ठा करेंगे कि इनका जो जन्म होता है वो होता है 11 जून 1897 को। कब होता है? 11 जून 1897 को इनका जन्म होता है। अब ये जो थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, इन्होंने ही एचआरए की यहाँ पे स्थापना की थी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई एचआरए की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी राम प्रसाद बिस्मिल ने। एचआरए क्या है? क्या था एचआरए? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्लियर है। अब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में यहां पे बात आती है फिर से काकोरी कांड की। अभी बताया है काकोरी कांड किसने किया था? एचआरए ने किया था। ठीक है, मेनली 5 आदमी थे जिनके नाम अभी बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बिस्मिल जी की, राम प्रसाद बिस्मिल जी की, ये भाई साहब एक कवि थे। कौन थे? कवि थे ये, और ये कविताएं लिखते थे। क्या लिखते थे? कविताएं लिखते थे। बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं इन्होंने लिखी हैं। और इनकी जो सबसे प्रमुख एक गीत है, अगर हम गीत बोलें तो जो आपने सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये जो गीत है ये बिस्मिल जी ने ही गाया था। किसने गाया था? बिस्मिल जी ने ही, बिस्मिल जी के द्वारा ही ये गीत जो है वो गाया गया था या नारा लगाया गया था। तो ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये बहुत लोकप्रिय गीत है या लोकप्रिय नारा है, ये किसने दिया था? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने यहाँ पे दिया था। क्लियर है भाई साहब। और इनकी मृत्यु के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। 19 दिसंबर 1927 को इनकी मृत्यु हो जाती है, फांसी दे दी जाती है। कहां पे? गोरखपुर जेल में। क्लियर है यहां तक? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चोरी चोरा कांड किस जिले में हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिलके बनते हैं। जो चौरी चौरा कांड है ये होता है गोरखपुर में। कहां पे होता है? गोरखपुर जिले में होता है। ठीक है, अब ये जो घटना होती है ये होती है 4 फरवरी 1922 को। ये जो घटना होती है ये होती है 4 फरवरी 1922 को ये घटना घटित होती है। ठीक है भाइयों, अब ये कहानी के तौर पे इसको समझना। होता क्या है कि जो हमारे भारतीय प्रदर्शनकारी होते हैं उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने जो गेहूं था, जो खाद्यान्न थे, जो खाने की चीजें थी, अनाज था, उनकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी। ठीक है, और हमारे जो प्रदर्शनकारी थे वो बोलते थे भाई अनाज की जो कीमतें हैं उनको कम करो और शराब की जो बिक्री है इस पे अपना रोक लगा दो। इसके खिलाफ वो अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन यहां पे कर रहे थे। ठीक है, शांतिपूर्ण, बिल्कुल शांति से शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहां पे चल रहा था। होता क्या है, पुलिस इन पे गोलियां चला देती है। क्या कर देती है पुलिस? इन पे गोलियां चला देती है भाई साहब यहां पे। अब जब पुलिस यहां पे गोलियां चला देती है, जब गोलियां यहां पे चलती हैं तो जो भीड़ थी, भीड़ ने यहां पे क्या किया? भीड़ तो बुरी तरह से आकर्षित हो गई। जब उन पे गोलियां चलेंगे तो भाई अपनी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। जब उन पे गोलियां चली तो उन्होंने क्या किया, पूरी पुलिस चौकी को, पूरी पुलिस चौकी को यहां पे घेर लिया गया भाई साहब। इन प्रदर्शनकारियों ने पूरी पुलिस चौकी को यहां पे घेर लिया और उसमें आग लगा दी। आग के हवाले वो पुलिस चौकी इन्होंने कर दी। जब ये आग के हवाले कर दी तो इसमें करीब 22-23 पुलिस वाले जो थे उनकी हत्या हो जाती है। 22-23 पुलिस वालों की यहां पे हत्या हो जाती है भाई साहब। ठीक है, इस हत्या के बाद अब इसके बराबर में चल रहा था यहां पे आपका असहयोग आंदोलन। क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। अब गांधी जी तो जो थे वो तो बिल्कुल इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? इसके पीछे कारण था। क्या कारण था भाई? वो बोलते थे कि भाई अहिंसा के मार्ग पे चलो। किसके मार्ग पे चलो? अहिंसा के मार्ग पे चलो। और इस, क्योंकि ये तो एक हिंसक घटना थी, इस हिंसक घटना से उनका मन पिघल गया और वो हो गए दुखी। क्या हो गए? दुखी हो गए और बोलते हैं भाई अभी जो हमारा देश है भारत, ये अहिंसा के लिए अभी तैयार नहीं है। क्या नहीं है? अहिंसा के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं अपना जो आंदोलन है वो वापस ले लेता हूं। तो 4 फरवरी को ये कांड होता है और 12 फरवरी 1922 को ये गांधी जी अपना जो असहयोग आंदोलन है इसको वापस ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वापस ले लेते हैं। डेट ध्यान रखना, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा। क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? समझ में आया? क्योंकि जो हिंसक भीड़ थी उसने पूरी पुलिस चौकी को घेर के उसमें आग लगा दी। 22 से 23 पुलिस वाले की वहां पे हत्या हो गई और गांधी जी बोलते हैं भाई ये तो हिंसा हुई है, भारत को अभी हिंसा नहीं करनी चाहिए, मैं बहुत दुखी हूं। और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को यहां पे स्थगित कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या है? इसके बाद होता यह है कि कुछ क्रांतिकारी इकट्ठा होते हैं। ठीक है, जब यह आंदोलन स्थगित हो जाता है, यहां पे वापस ले लिया जाता है, तो कुछ आंदोलनकारी इकट्ठा होते हैं जिनमें मुख्य रूप से रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये इकट्ठा होते हैं और ये बोलते हैं भाई अहिंसा से आजादी मिलने वाली नहीं है। जो अहिंसा है ये अहिंसा के मार्ग पे नहीं चलते थे। ठीक है,
भगत सिंह, चंद्रशेखर और राम प्रसाद बिस्मिल थे। इन्होंने बोला भाई अहिंसा से आजादी मिलने में बहुत टाइम लगेगा, उससे मिलने वाली नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला भाई हम हथियारों के बेस पे आजादी लेके दिखाएंगे। किसके बेस पे? हथियारों के बेस पे। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो अभी मैंने बताया था, इसकी स्थापना यहाँ पे 1924 में कर दी जाती है भाई साहब। किसके द्वारा कर दी जाती है? राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा। 1924 में ये बनती है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और 1925 में काकोरी कांड हो जाता है। क्या हो जाता है? काकोरी कांड। ठीक है, कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को एक दूसरे से? एक कहानी के तौर पे जब इन सारे क्वेश्चनों को आप देखोगे तो भाई साहब भूल नहीं पाओगे एग्जाम में। कहानी के तौर पे लिंक करके एक दूसरे से अगर पढ़ोगे कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, और रट्टा मारोगे, रट्टू तोता बनोगे तो भाई साहब भूल जाओगे। इतने अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से कनेक्ट करके चीजों को पढ़ा रहा हूं, तो इन चीजों को नोट करके रखते रहना, कभी भी नहीं भूलोगे, चीजें हमेशा याद रहेंगी। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट। चोरी चोरा कांड कब हुआ? तो अभी बताया 4 फरवरी 1922 को हुआ, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1922 को हुआ। ठीक है भाई, पूरी कहानी चोरी चोरा कांड की यहाँ पे बता दी गई है। अब उससे जुड़े हुए क्वेश्चन ही आ रहे हैं। चोरी चोरा कांड के बाद किस आंदोलन को वापस ले लिया गया? अभी बताया है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को यहाँ पे वापस ले लिया था। कब लिया था भाई साहब? 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड होता है 4 फरवरी 1922 को, और 8 दिन बाद ही असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस ले लेते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है भाइयों, नेक्स्ट चलते हैं। जो होम रूल आंदोलन का उत्तर प्रदेश से संबंध किस नेता से था? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। किससे? एनी बेसेंट। ठीक है, वैसे तो अगर बात करें तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने ही होम रूल लीग को चलाया था। दोनों ने ही चलाया था होम रूल लीग को, लेकिन यहां पे एनी बेसेंट होगा क्योंकि बात कहां पे हो रही है? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए एनी बेसेंट जो है, इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, या होम रूल आंदोलन बोल दूं, ठीक है, दोनों ही एक बात है। और एक क्वेश्चन आता है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? एनी बेसेंट। क्या है आंसर? एनी बेसेंट। क्लियर है भाई साहब? अभी देखिए जो एनी बेसेंट थी, इन्होंने 1916 में मद्रास में, कहां पे? मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना यहां पे की थी। कब की थी? 1916 में। कहां पे की थी? मद्रास में की थी। ठीक है, यहां से शुरुआत करती हैं। उसके बाद 1916 में ही होता है लखनऊ समझौता। ठीक है, लखनऊ समझौता में क्या होता है? गरम दल, नरम दल, अपना मुस्लिम लीग, ये सारे आके और वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, और इसी को नाम दिया जाता है लखनऊ पैक्ट। क्या नाम दिया जाता है? लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। क्लियर है यहां पे? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी हमारे मालवीय जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 4 फरवरी 1916 को। 4 फरवरी 1916 को काशी हिंदू
विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पे की जाती है। और उस दिन जो वार पड़ता है वो पड़ता है वसंत पंचमी। वसंत पंचमी उस दिन पड़ती है। वसंत पंचमी के दिन ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय की यहाँ पे स्थापना की जाती है। ठीक है। जो ये थे मदन मोहन मालवीय जी, इनको महामना की उपाधि यहाँ पे दी गई थी। किसकी? महामना की जो उपाधि है यहाँ पे इनको दी गई थी। तो ये भी आप याद रखना कि महामना की उपाधि किसको दी गई थी? मदन मोहन मालवीय जी को। ठीक है भाई साहब, क्लियर है यहां तक? और देखिए, जो ये थे मदन मोहन मालवीय, इनको मरने के पश्चात, मरणोपरांत भारत रत्न से भी यहाँ पे सम्मानित इनको किया गया था। ये चीज भी आप याद रखना। किससे सम्मानित किया गया था? मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न से इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया था। अब जो एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, इसी का नाम तो BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या नाम है इसका? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या नाम है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है। इसका जो उद्घाटन था, जो इसका शिलान्यास किया था, वो किसने किया था? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने। ये याद रखना भाई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहते थे। उसका जो शिलान्यास था वो किसने किया था? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने किया था भाई साहब। ठीक है। और यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो BHU था, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसके उद्घाटन समारोह में ही जो महात्मा गांधी थे ना, अपने महात्मा गांधी जी, इन्होंने पहला भाषण जो दिया था सार्वजनिक तौर पे, अपनी पढ़ाई पूरी करके आने के बाद, वो यहीं पे दिया था भाई साहब, इसकी स्थापना में दिया था। क्लियर है? और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा जो आवासीय विश्वविद्यालय है, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, वो क्या है? BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्लियर है भाई साहब? नेक्स्ट चलते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। कौन थे भाइयों? सैयद अहमद खान। इन्होंने क्या किया था? इनका जो देखिए, जो सैयद अहमद खान थे, इनका एक उद्देश्य था। ये सोचते थे कि जो मुस्लिम समुदाय है वो शिक्षा में बहुत पीछे है। किसमें पीछे है? शिक्षा में बहुत पीछे है। और इनका मानना यह था कि जब तक मुस्लिम समुदाय को आधुनिक शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे, जब तक उनका कल्याण नहीं हो सकता। ये उनकी सोच थी, ये उनकी विचारधारा थी। ठीक है। तो इस विचारधारा के चलते हुए 1875 में, कब? 1875 में इसी विचारधारा के चलते हुए इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। किसकी भाइयों? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसकी स्थापना ये करते हैं, कब करते हैं? 1875 ईस्वी में। क्लियर है? क्योंकि इनका मानना ये था इनका कि भाई जो मुस्लिम समुदाय है वो पढ़ाई में बहुत कमजोर है। जब तक वो आधुनिक शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, विज्ञान के बारे में जानकारी हासिल नहीं करेगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी को नहीं जानेगा, जब तक उनमें सुधार नहीं हो सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए उन्होंने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको MAO के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना 1875 में ये करते हैं। ठीक है। उसके बाद होता क्या है? 1920 में इसका MAO का नाम बदलकर यहां पे रख दिया जाता है AMU।
क्या रख दिया जाता है, AMU। ए का मतलब क्या है, अलीगढ़, एम का मतलब मुस्लिम, और यू का मतलब यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो 1920 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो जो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज देखते हो, इसका जो जनक था वो कौन था, सर सैयद अहमद खान ही थे। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू का जन्म किस स्थान पे हुआ था। भाई नेहरू जी की बात करते हैं। अब यहाँ पे नेहरू जी से जुड़े हुए बहुत सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे जुड़े हुए बनते हैं, सारे करेंगे। तो देखिए, जो इनका जन्म स्थान है वो है इलाहाबाद, जिसको अभी प्रयागराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रयागराज। प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब इनसे जुड़े हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आते हैं। जैसे इनका जो जन्म है वो हुआ कब था, वो हुआ था 14 नवंबर 1889 को। कब हुआ था, 14 नवंबर 1889 को। क्लियर है भाई साहब। अब जो ये 14 नवंबर है, 14 नवंबर को एक डे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, आपको याद है क्या, चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाल दिवस। कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, नेहरू जी के जन्म दिवस पे। किसके जन्म दिवस पे, नेहरू जी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। ठीक है भाई साहब। इनको जो है, इनको बच्चे जो है वो चाचा नेहरू भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, चाचा नेहरू। बच्चे प्यार से इनको चाचा नेहरू कहते थे भाई साहब, कि ये चाचा नेहरू हैं हमारे। ठीक है, इनको क्या कहा जाता था, चाचा नेहरू इनको कहा जाता था। अभी देखिए, जो इनके माता पिता हैं, जो इनके पिता थे, सबको पता है इनके पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था, मोतीलाल नेहरू। एडवोकेट थे भाई साहब, बहुत जबरदस्त। एडवोकेट का मतलब वकील थे। ठीक है, इनके जो पिताजी थे उनका नाम था मोतीलाल नेहरू, बहुत प्रसिद्ध, बहुत फेमस वकील थे। ठीक है, एक क्वेश्चन इनके आवास को लेके आता है, उसके बारे में भी यहां हम देख लेते हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनके निवास स्थान का नाम क्या था। तो उसका नाम था आनंद भवन। क्या नाम था, आनंद भवन। ये भी आप याद रखना। ठीक है भाई साहब, आनंद भवन के नाम से इलाहाबाद में उनके निवास स्थान को जाना जाता था। ठीक है, अब ये जो आनंद भवन था इलाहाबाद में, ये कांग्रेस के बहुत सारे जो अपनी गतिविधि होती थी उस टाइम पे, ठीक है, उसके लिए ये मुख्य केंद्र था वहां पे। इनकी अगर मैं शिक्षा की बात करूं, नेहरू जी की शिक्षा की बात करूं, प्रारंभिक शिक्षा तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से ही ली थी, लेकिन उसके बाद ये डिग्री करने के लिए कैम्ब्रिज में चले गए थे, इंग्लैंड में। कहां पे चले गए थे, इंग्लैंड में इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। वहां से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये भारत लौटे, और भारत लौटने पर इन्होंने राजनीति में इन्होंने एंटर कर लिया भाई साहब। ठीक है, 1912 में ये जो है पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए, और 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था 1916 में, जब ये महात्मा गांधी से यहां पे मिले थे भाई साहब। ठीक है, अभी इनके करियर की अगर बात करें, ठीक है, तो जब ये पॉलिटिक्स में आ गए, पॉलिटिक्स में आने के बाद जब देश हमारा आजाद हो गया, आजाद होने के बाद सबसे पहला जो प्रधानमंत्री, आजादी के बाद भारत का जो पहला प्रधानमंत्री जो बना, पहला प्रधानमंत्री, वो कौन थे, वो जवाहरलाल नेहरू ही थे।
जवाहरलाल नेहरू ही थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, प्रधानमंत्री पद पे कब तक रहे? 15 अगस्त 1947 से लेकर 1964 तक। अब काउंट कर लो भाई साहब कितने साल हो जाते हैं। करीब करीब 16 से 17 साल, 16 से 17 साल ये प्रधानमंत्री रहे भारत के। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है, भारत के सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? यही रहे थे भाई साहब, सर्वाधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले कौन है? जवाहरलाल नेहरू। 1947 से 1964 तक रहे थे, करीब 16 से 17 साल रहे थे। ठीक है, अब सबसे ज्यादा बार 4 बार प्रधानमंत्री रहे थे भाई साहब। अगर मैं बात करूं अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी की, श्री नरेंद्र मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, दूसरे सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री की दौड़ में अभी हैं। लेकिन पहले में अगर बात करें सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? श्री जवाहरलाल नेहरू जी। क्लियर है भाई साहब? 4 बार रहे हैं ये। अच्छा, जो जवाहरलाल नेहरू थे इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। बुक तो इन्होंने बहुत सारी लिखी थी, लेकिन जो फेमस बुक थी ये बहुत बार पेपर में आती है भाई साहब। मतलब पेपरों में ये कहीं ना कहीं देखने को आपको मिल ही जाती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। हिंदी में बोलते हैं भारत की खोज। भारत की खोज। अगर YouTube पे देखोगे तो मिल जाएगी, भारत की खोज करके एक आपको सीरीज मिल जाएगी भाई साहब, देखते रहना उसको। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसके बारे में कौन नहीं जानता, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अब भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में 2-4 चीजें जान लेते हैं, उसके बाद यहां पे सेशन को बाइंड अप करते हैं और कल इसी से जुड़े हुए सवाल करते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत होती है 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, यह जो आंदोलन है ये शुरू कहां से हुआ था? अगर हम बात करें तो ये जो आंदोलन है वो शुरू हुआ था मुंबई से। कहां से शुरू हुआ था? मुंबई से। मुंबई में ग्वालिया टैंक करके एक जगह है, एक मैदान है, वहां से ये शुरू हुआ था, जिसको अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति मैदान। क्योंकि जो ये क्रांति थी ये कब शुरू हुई थी? 8 अगस्त को ये आंदोलन शुरू हुआ था, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाइयों, अब बात करें कि इस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? करो या मरो। करो या मरो का नारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डू और डाई, डू और डाई, तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन में। कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। कहां से शुरू हुआ? मुंबई से। ग्वालिया टैंक नामक मैदान से शुरू हुआ था, जिसका नाम अभी अगस्त क्रांति मैदान है। ठीक है भाई साहब, यहां से समझ में यहां तक आपको आया? ठीक है, अभी जो हम कल की क्लास में करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे ही करते रहेंगे जैसे आज के सेशन में कराया है, पहले 2 सेशनों में कराया है। जो भी क्वेश्चन हम करेंगे उसको निचोड़ देंगे, उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सभी को मैं यहाँ पे कराने वाला हूं। सिर्फ आपको करना क्या है, एक कॉपी लेनी है, एक पेन लेना है और उसको नोट करते रहना है। जब आप चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करने लगोगे, जोड़ने लगोगे, ठीक है, जब एक दूसरे से जोड़ोगे तभी आपके दिमाग थोड़ा खुलेगा और उन चीजों को कनेक्ट कर पाएगा, एक दूसरे से जोड़ेगा। जब जोड़ोगे तभी वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी।
भाई साहब रट्टू तोता बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। कभी हर चीज को रटने बैठ जाओ, आप चीजों को कनेक्ट करो एक दूसरे से। ठीक है, जैसे 1924 में HRA बना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, 24 में बना, 25 में तभी तो काकोरी कांड उन्होंने किया। समझ में आया? अरे समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इन चीजों को जब एक दूसरे से आप कनेक्ट करोगे तभी आप सारी चीजों को याद रख पाओगे। ठीक है, उसके बाद जब मैं यहाँ पे जीके कंप्लीट करा दूंगा आपकी, करीब 30 से 40 दिन में यहाँ पे मेन मेन क्वेश्चनों को सभी को यहाँ पे 30 से 40 में कोशिश करूंगा, नहीं तो थोड़ा बढ़ा देंगे, 50 दिन में करा देंगे। उसके बाद आपके हिंदी की क्लास भी अभी कुछ दिन में इस चैनल पे मैं लाने वाला हूं। एक जो हिंदी है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, उसकी क्लासेस भी यहाँ पे चलाएंगे। मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस भी यहाँ पे आपकी चलेंगी। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, आप बस बने रहिए, हमें सहयोग करते रहिए, और अगर ऐसे ही बने रहोगे तो ये जो पेपर है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का, इसी पेपर में आप सिलेक्शन लेके जाओगे। ठीक है, बस आपको जरूरत है मेहनत करने की। स्ट्रेटेजी जो है, कितना पढ़ें कैसे पढ़ें, वो मैंने आपको पहली वीडियो में ही बता दी है। उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करके चलते रहें। जो मैंने आपको पहले बताया था भाइयों, जो मैंने आपको फर्स्ट डे में बताया था, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, इसको मत छोड़ देना भाई साहब। डिसिप्लिन, इसको मत छोड़ देना भाई साहब। अगर मुझे 6 से 7 घंटा डेली पढ़ना है तो पढ़ना है, वो मैं कभी भी पढूं। एक दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ो, मजे करो। ठीक है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, 6 से 7 घंटे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का मतलब है, अगर मैंने एम बनाया हुआ है मैं दिन में 7 घंटे पढ़ूंगा, तो मैं डेली ही 7 घंटे पढ़ूंगा, एक भी दिन मेरा चूकेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कब तक नहीं चूकेगा? जब तक एग्जाम नहीं आ जाता। कब तक नहीं चूकेगा? जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। डेली 6 से 7 घंटे में पढ़ूंगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है भाइयों, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।